अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जैतून। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से चला रही हैं और हुकूमत और एहतसाब के अमल पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, वहीं अब से चंद घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज से मुतालिक केस एक अहम मरहले में जा रहा है। नाज़रीन, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा हुई है। तकरीबन 3 साल के बाद ये केस पहली मर्तबा उस मरहले में पहुंचने जा रहा है जब इस केस के मेरिट्स पर बातचीत की जाएगी। ये कितना परेशान कुन है मरियम नवाज के लिए, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब नैब और हुकूमती वज़रा आमने सामने हैं। ताबिश गौहर के बाद शौकत तरीन की जानिब से भी नैब पर इल्जाम लगाया गया और कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी के काम ना करने की सबसे बड़ी वजह नैब है। इसके साथ साथ इस पे नैब का भी रद्द-ए-अमल आया है, वो क्या है वो भी प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लास्ट अंक में आपके साथ हम एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। लास्ट अंक पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून आमिर अब्बास साहब, उसके साथ साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सदीक जान और हमेशा की तरह सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच भी मेरे साथ मौजूद हैं। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। मुझे बताइएगा जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस है, एक तो थोड़ा सा नाज़रीन की याद दहानी के लिए इस केस का जो बैकग्राउंड है वो भी बताइएगा, एंड सेकेंडली अब ये एक आगे नेक्स्ट स्टेप होने जा रहा है, इस केस के मेरिट्स पर बात की जा रही है, वो क्या है? देखें, 6 जुलाई 2018 को जज मोहम्मद बशीर साहब ने फैसला सुनाया और फैसला सुनाया जिसमें मियां नवाज शरीफ पर जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स से मुतल्लिक जो केस है उसमें मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई 10 साल कैद की सजा, और उनकी जो नाअहली थी वो भी 10 साल के लिए थी। अगरचे मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अदालत से भी जो बड़ी अदालत है उससे ताहयात उनकी नाअहली हो चुकी है, लेकिन इस केस में उनको अपनी जायदादें छुपाने और अपनी जायदादों के जायज ज़राए ना बताने पर उनको, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को और उनके दामाद कैप्टन सफदर को कैद की सजाएं सुनाई गई थी। अच्छा, इसमें जो मरियम नवाज साहिबा का जो मामला है ये नवाज शरीफ के मामले से अलग हो चुका है। वो अलग क्यों हुआ है कि नवाज शरीफ को, जिस तरह के हमने इसी प्रोग्राम में बात भी की थी, कि उनका केस इसलिए अलग हो गया है कि अब वो जब आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जो है वो शुरू होगा, वहीं से शुरू होगा। उसके मेरिट्स पर चूंकि वो मामला नहीं निपटाया गया उनके बैरून मुल्क होने की वजह से, तो अब ये केस जो है पहली मर्तबा एक ऐसी स्टेज पर आन पहुंचा है जिसमें ये केस मेरिट्स पर बात होगी। अच्छा, अब हुआ क्या था, 6 जुलाई को उनको सजा होती है और उसके बाद वो जेल भी जाती हैं, उनके वालिद जेल जाते हैं। 19 सितंबर 2018 को, यानी चंद हफ्तों बाद ही, यानी कुछ ज्यादा टाइम इन्होंने जेल में नहीं गुजारा, इनकी जमानत हो जाती है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस गुल हसन साहब जो हैं वो इनको जमानत दे देते हैं। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है आता है और उसमें फिर तय किया जाता है कि जमानत देने के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। उसके बाद ये केस एक अलग बेंच में अब चलता आ रहा है जिसको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो सुन रहे हैं। अब इस केस में आज तक क्या होता आया, आज तक इस केस में मेरिट्स पर मरियम नवाज और उनकी लीगल टीम ने बात ही नहीं की। कभी जमानत की बात होती है, कभी चूंकि ये पहले क्लब था केस, उनके वालिद साहब के बैरून मुल्क जाने का मामला आ जाता है, कभी उनकी बीमारी का मामला आ जाता है, कभी उनका किसी और रिलीफ का मामला आ जाता है। अब जब जज साहिबान इस केस को कल से इस पे मेरिट्स पे बात होगी तो ये यकीनन मरियम नवाज साहिबा के लिए इसलिए परेशान कुन है कि ये जब मेरिट्स पे बात होती है तो फिर ये इसका मतलब होता है कि केसेस फिर ज्यादा देर नहीं चला करते। ये जो बाकी जो टेक्निकल चीजें होती हैं ना, उसमें जमानत का मामला आ गया जी, फलाना मसला आ गया, अब मेरिट्स पे आके इनको साबित करना होगा कि जज मोहम्मद बशीर ने जो इन्हें 7 साल कैद सुनाई थी कि इन्होंने अपने वालिद की जायदादें छुपाने के ये आलाकार बनी, जाली ट्रस्ट डीड लगाई गई, एक फैसिलिटेटर थी, तो इन्होंने साबित करना है। तो साबित करना इतना आसान काम नहीं। अगर साबित ही करना होता तो जज मोहम्मद बशीर की अदालत में मनी ट्रेल दे दी जाती। तो इतना ये एक मुश्किल मरहला जो है वो आन खड़ा हुआ है। अच्छा सदीक, आपने बताया जिस तरह से अभी अदील ने बात की कि अब इस केस के मेरिट्स पर बात होगी और ये क्रूशल टाइम भी हो सकता है, इसमें आगे बहुत ऐसे मोड़ भी आएंगे जो मरियम नवाज के लिए मुश्किल हो सकते हैं, परेशान कुन हो सकते हैं। आपकी इस पे क्या राय है?
देखें, परेशान कुन भी हो सकते हैं और खुशखबरी भी आ सकती है। ज़ाहिर है अब ये अच्छा। केस चलेगा तो उसके बाद ही फैसला होगा। और अभी राजा आमिर अब्बास साहब से हम ये पूछेंगे कि ये कितना अरसा ये केस जो है वो चलेगा, किस तरह से चलता है, क्योंकि ज़ाहिर है राजा आमिर अब्बास साहब ने बहुत से जो है वो कंडक्ट भी किए इस तरह के ट्रायल और फिर अपीलों में ये पेश भी हुए और अभी पेश होते हैं। वो तो राजा आमिर अब्बास साहब से पूछेंगे। लेकिन इसमें जो हमें एक चीज़ अभी जो परेशानी नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून की, वो ये ज़रूर आ रही है कि वो और उनके वकला चाह रहे हैं कि अभी ये केस मेरिट्स पर ना चले, अभी ये डिले हो जाए। और उसकी शायद चंद वजूहत ये भी हैं कि मरीम साहबा चाहती हैं कि 2023 में जाके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसका फैसला हो, 2023 से पहले इसका फैसला ना हो। ज़ाहिर है 2023 में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ होनी हैं, तो इसलिए वो चाहती हैं कि 2023 तक ये पेंडिंग रहे। दूसरा मसला ये है कि अब अगर उनकी ये सज़ा जो जज मोहम्मद बशीर साहब ने उनको सज़ा सुनाई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरकरार रहती है या उनको बरी कर दिया जाता है, दोनों सूरतों में किसी एक फरीक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है और सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा। अब मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस गुलजार अहमद साहब। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब वो जज हैं जो पनामा बेंच का हिस्सा थे, 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जिसमें आसिफ सईद खान खोसा साहब थे, गुलजार साहब थे, एजाज अफजल खान साहब थे, अजमत से शेख साहब थे और इजाजुल एहसन साहब थे। अगर आप याद करें तो जस्टिस गुलजार साहब और जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ये 2 जजेस थे जिन्होंने पहले ही मरहले में नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया था। 2 जजेस ने और 3 जजेस ने कहा था कि नहीं GIT बनानी चाहिए। और क्योंकि गुलजार साहब इस केस को इतनी तफसील से पनामा केस को सुन चुके हैं, शरीफ खानदान के मामला को देख चुके हैं और उनके अगर आप फैसले को उठाकर देखें जो उन्होंने पनामा केस में दिया था, उस पर भी हम किसी प्रोग्राम में उसके अहम पॉइंट्स अपने नाज़रीन को बताएंगे, तो वो बड़े क्लियर हैं, उनको इस केस का पता है। तो ये परेशानी ये है कि ऐसे टाइम में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम बरी हो भी जाते हैं तो ऊपर जब ये केस जाएगा तो एक ऐसे जज जस्टिस गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जो सारा कच्चा चटा इनका जानते हैं, उस वक्त कैसे कैसे ये डॉक्यूमेंट्स बना के लाए, कैसे कैसे झूठ बोला गया। और जो जस्टिस गुलजार साहब का फैसला था वो था ही इसी चीज़ के ऊपर, जो झूठ थे, जो मियां नवाज शरीफ के, जो मरीम नवाज के, जो हुसैन नवाज के, इनके जो झूठ थे उसी के ऊपर ही उनका ये फैसला था मेन। और जब हम पॉइंट बताएंगे तो वो हमारे नाज़रीन सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं हमारी आपकी इजाज़त से जी आमिर अब्बास साहब से जो है वो पूछना चाहूँगा कि 2 सवाल होंगे मेरे। एक तो राजा आमिर अब्बास साहब ये बताइए कि जब ये केस मेरिट्स पे अब चलेगा और उसमें सारी चीज़ें देखी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि कितना अरसा ये केस चलेगा? क्योंकि ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि लास्ट हियरिंग पे राजा जो आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने और मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने ये बात वाजे की थी कि अब इसको हम मजीद डिले नहीं करेंगे, हफ्ते में 1 या 2 दिन हम इसको रेगुलर लगा के सुनेंगे, उस दिन कोई और DB में जो है वो केस नहीं होगा, ये केस सुनेंगे। एक तो ये है कि कितना अरसा चलेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब का जो केस है इसमें एविडेंस एक ही है, सेम एविडेंस है, तो उस एविडेंस के ऊपर अगर तो कन्विक्शन बरकरार रहती है तो फिर मेरा ख्याल है कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन अगर मरीम साहिबा इसमें बरी हो जाती हैं तो नवाज शरीफ के केस के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? सदीक, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है और ये मैं समझता हूँ बेंच के लिए भी एक मुश्किल केस होगा, क्योंकि अगर आपके थोड़ा सा रिकॉल करें, मरीम बीबी को सज़ा हुई है अबेटमेंट में, कॉन्स्पिरेसी में और उसमें अयानत करने में, ठीक है। प्रिंसिपल एक्यूज्ड हैं इसमें मियां नवाज शरीफ जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जिनसे पूछा गया कि आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते थे फ्लैट्स हमारे हैं, आपने वो मनी ट्रेल और वो सोर्स नहीं दिए, आपने कतरी ख़त दिया, कतरी ख़त को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया और उन्होंने कहा कि जी आप ये अपनी सोर्सेज बताने में नाकाम हुए हैं इसलिए आपको सज़ा दी जाती है। इन्हें साथ इसलिए सज़ा दे दी गई कि आपने मरियम बीबी ने जो उनके एसेट्स थे उसको छुपाने में उसकी अयानत की। अब यहाँ पे बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि अगर जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है उसको कल को वो 2 साल बाद आते हैं, 3 साल बाद आते हैं, अगर बरी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जी नहीं, नैब उनके खिलाफ, चूंकि नैब से पूछा जाता था कि आप बताइए कि वो जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है या इन फ्लैट्स की कीमत क्या है, और नैब कहती थी जी गूगल करें और आपको पता चलेगा कि उसकी कीमत क्या है। तो ऐसी सूरत हाल में मरियम बीबी अगर सज़ा हो जाती हैं जो कि मददगार थी उसमें अबटमेंट में, और मियाँ साहब जो प्रिंसिपल एक्यूज हैं वो बात को बरी हो जाते हैं, तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आएगा। और नंबर 2 बात यह है कि अगर मरियम बीबी की हद तक ये साबित होता है कि जी उन्होंने अयानत की थी इस केस में, तो इस केस में जज साहब ने एक डायरेक्शन दी थी, आपने जिक्र किया वो कैलिब्री फॉन्ट का, वो डीड का,
लेकिन उसके बारे में नैब को कहा गया था कि अलहदा से आप केस बनाएं और फोर्जरी का केस इनके खिलाफ रजिस्टर करें, जो कि नहीं हुआ। तीसरी बात कि ये कितना वक्त लेगा। अगर तो इस केस को डिटेल में देखा जाए तो इसमें एविडेंस जोन से हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मरियम बीबी की हद तक एविडेंस जोन सा है वो सिर्फ इतना आएगा कि जनाब इन्होंने क्या अयानत की और वो कौन कौन से गवाह थे, जिसमें वो उस वक़्त के DGFI है, आपको याद होगा कि उन्होंने वो रिपोर्ट्स मंगाई। फिर वो आपको इल्म होगा कि वहाँ बरतानिया में कुछ वो फॉरेनर विटनेसेस थे जिन्होंने उस फॉन्ट का जायज़ा लिया था और उसमें रिपोर्ट दी थी। फिर उस जो वो डीड थी, उस डीड में जो कॉपी की गई थी जिसमें स्टेपल्स के निशान थे, जिसमें एग्जैक्टली वही डीड पेश कर दी गई थी। तो मैं समझता हूँ मरियम बीबी की हद तक मैक्सिमम अगर ये 5 से 6 पेशियाँ रेगुलर चलती हैं, 1-2 घंटे 3 घंटे, तो उनका केस जो सा है फॉर्जरी। अब पॉइंट यही आएगा कि क्या फॉर्जरी में तो उन्हें सजा नहीं हुई, लेकिन प्रेपरेशन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स वो इस्टेब्लिश है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको ओरल एविडेंस या दूसरे एविडेंस नहीं कहा जा सकता। अदालत में वो जब आए वो डॉक्यूमेंट्स तो उसमें रिपोर्ट्स भी आ गई और तमाम चीज़ें आ गई डिटेल में। तो आई थिंक कि मरियम बीबी के लिए काफ़ी से ज़्यादा मुश्किल होगा इस केस में अपना इस अंदाज में डिफेंस पेश करना कि जी ये डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं बनाए थे, या मैंने इस पर सिग्नेचर नहीं किए थे, या इन डॉक्यूमेंट से मेरा ताल्लुक नहीं। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि इसमें यही वजह है कि वो इस केस को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। इतना ही अगर मरियम नवाज साहिबा या उनकी लीगल टीम कॉन्फिडेंट होती तो अभी तक ये 3 साल गुजर गए हैं। 3 साल से इस केस को इल्तवाज का जो शिकार करना है, अपील इनकी है, इन्होंने इस केस को लेकर चलना था। तो आपका क्या ख्याल है, अभी ये कोई स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे या इसी तरह इसको डिले करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह सदीक भी कह रहे हैं कि ये मामला इनकी ख्वाहिश है कोई 1-2 साल आगे चला जाए? देखिए वो तो 1-2 साल का क्वेश्चन, तो वो जो जजमेंट आई है मियां नवाज शरीफ वाली, ऑल्दो वो डिसमिस हुई है, लेकिन उसमें एक ऐसा दरीचा खोल के रख के उनको दे दिया गया है कि जब आप आना चाहें आप वॉक इन करें, आप एक दरख्वास्त दे दें कि जी मैं कोविड की वजह से, ट्रैवल बैन की वजह से मैं अपनी ऑडियंस नहीं दे सका था, मैं नहीं आ सका था कोर्ट में। अब बराए मेहरबानी मैं चूंकि फील करता हूं कि यहाँ पे वो कोई अच्छी वेव आ गई है, जैसे कोविड की वेव्स हैं, हो सकता है कि वो समझें कि अब पाकिस्तान में कोई अच्छी वेव है तो वो आके अपना केस मेरिट्स पे चलाए। और मरियम बीबी की भी यही ख्वाहिश होगी कि पहले मियां साहब का केस चले, उस दौर में चले, और मेरा भी तो मुमकिना तौर पे दौरान अपील उनकी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं कि जब प्रिंसिपल एक्यूज नहीं है, जब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, तो अबेटमेंट में या इसमें आप हमें कैसे लेके चलेंगे। लेट्स सी कि कोर्ट्स इसमें क्या करती हैं। अदरवाइज ये कोई बहुत लंबा चौड़ा केस नहीं है कि जिसमें महीनों लगेंगे। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह अभी अदील ने बात की है कि अगर मेरिट्स पर डिस्कस होता है ये केस तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी जो है ना ये केस या तो मतलब हक में फैसला आ जाएगा या तो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। आपको इसमें क्या लग रहा है कि ये अगर इनके मेरिट्स को डिस्कस किया जाता है तो क्या वाकई में मरियम नवाज के लिए आगे मुश्किल हो सकती है इस केस को आगे परसू करने में? देखिए मुश्किल अभी, क्योंकि जब आपको एक अदालत सजा दे देती है तो जो एपेलेट कोर्ट होता है उसके पास स्कोप सिर्फ ये है कि क्या किसी एविडेंस को पढ़ा नहीं गया या किसी मिस एविडेंस है उसको गलत तौर पे उसकी तशरीह की गई, तो बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है अपील में। और अपील में बात अगेन वही आएगी, अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब के वो जो एविडेंस था वो ये साबित कर देता कि ये जो फ्लैट्स हैं उससे मियां साहब का ताल्लुक नहीं, बच्चों का ताल्लुक है। और मरियम बीबी की वो स्टेटमेंट्स आपको याद होंगी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है। और इनके वालिद साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था हजूर ये हैं वो ज़राए। ये तमाम चीज़ें उस एविडेंस का हिस्सा है। इन एविडेंस से हटना एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि नैब ने अगर वहाँ पे चुप साथी, अगर खामोश रहे, कोर्ट को असिस्ट ना कर सके, तो फिर इसमें हम अदालतों को क्या कहेंगे कि जब प्रोसिक्यूशन ही एक कमजोर नैब का बहुत बड़ा रोल है। आमिर साहब, वैसे तो हम नैब पे आगे जाके अगले चंग में बात भी करेंगे, लेकिन ये लंदन फ्लैट्स को कॉन्फिस्केट करने के हवाले से भी ऑर्डर था ना, और ये जब्त होने थे, लेकिन वो सज़ाएं मुअत्तल हो गई थी, जस्टिस अतर मुनल्ला साहब ने कर दी थी। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ के केस में वो तमाम चीजें बहाल हो गई हैं।
अभी जो रिसेंटली उनका केस इससे अलग हुआ है, अगरचे उनको एक रिलीफ भी मिला है लेकिन वो बहाल हो गई हैं, तो अब ये किसने जाके वो जब्त करने हैं, किसने कार्रवाई करनी है? नैब ने करनी है, शहजाद अकबर साहब ने करनी है, ये किसने करनी है? इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। अदिल, लेट मी क्लेरिफाई यू कि जो सजा थी ना, इनकी जो सेंटेंस थी वो मुअत्तल हुई थी, सिर्फ ये कॉन्फिस्केशन नहीं हुई, कन्विक्शन बरकरार थी। ही वाज अ कॉन्विक्ट, सिर्फ सलाखों से बाहर आने की उनको इजाजत मिली थी, वो कॉन्फिस्केशन अपनी जगह थी। इसका तरीक़ाकार जो हुकूमती टीम है उन्होंने गालिबन शुरू भी किया कि लंदन की कोर्ट्स में आपने जाके दरख्वास्त देनी है कि जनाब ये हमारे मुल्क में ये चीज़ जोन सी है ये जब्त हो चुकी है और हमारी अदालतों के फैसले आप ट्रीटी को बिल्कुल अलहदा कर दीजिए, लेकिन एक मुल्क की अदालत का फैसला दूसरे मुल्क की अदालत में माना जाता है, उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है, उस फैसले या डिग्री को एग्जीक्यूट कराया जाता है। बात यह है कि खाली ऑप्टिक्स की हद तक नहीं, बात यह है कि इसाक डार को आप एविडेंस नहीं दे सके कि उसके खिलाफ इतने बड़े केसेस हैं। बात यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ अभी तक आप रिपेट्रिएशन की, उसको एक्सट्रेडिशन की कोई बात नहीं कर सके। तो आई फील कि ये एक बड़ा मुश्किल काम होगा कि उसको कन्फेस, ऑल दो आपको याद है वो यूक्रेन की खातून थी, उसके हेरिड्स में वो शॉपिंग के दौरान जब पकड़ी गई अरबों पाउंड्स के उसकी कन्फिस्केशन हो जाती है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तानी सियासतदान, तो इसमें अभी पीएम साहब ने जाना भी था, हमने कुछ सुना भी था, तो लेट्स सी कि हुकूमत कितना सीरियसली इसको परसू करती है। और अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में लोग जब देखते हैं कि वही एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स जिसके बारे में अदालत कहती है कि ये आप साबित नहीं कर सके, उसी में मियाँ साहब रोज आपके मीडिया पे आते हैं, चहलकदमी करते हुए निकलते हैं, वहां से वापस आते हैं और वहां पे मीटिंग्स होती हैं। और मरियम बीबी जिनको जमानत दी गई थी कि खातून हैं, वो जाके कश्मीर में इलेक्शंस और सियासत कर रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि अदालतों को देखना चाहिए कि बेल का पर्पस क्या होता है और बीमारी किस वक्त होती है। और हुकूमत जिसने बड़े मज़े से मियां नवाज शरीफ को जाने दिया था, अदालतों ने नहीं जाने दिया था, हुकूमत ने जाने दिया था। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं। नहीं, बहस नहीं है, इट्स 100% क्लियर कि ईसीएल से नाम हुकूमत ने हटाना था, अदालतों ने नहीं हटाया। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि अब वक्त आ गया कि नैब के चेयरमैन साहब को चाहिए। ऑल दो एक बात आपके इल्म में लाऊं कि 2 महीने के बाद तो चेयरमैन नैब रिटायर हो रहे हैं। अब वो जैसे ही रिटायर होंगे तो उसके बाद नैब में नया चेयरमैन अपॉइंट होना है। नया चेयरमैन अपॉइंट होने के लिए एक तो चले हुकूमत होगी, दूसरे वो साहब के जो खुद जमानत में हैं, जो 3-4 केसेस में हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, मरीम साहिबा के चचा हैं, नवाज शरीफ साहब जो कॉन्विक्ट हैं उनके भाई हैं, वो जो बाकी भगोड़े हैं उनके भी वालिद हैं। और इस तरीके से उनको इख्तियार मिलेगा कि वो चेयरमैन नैब लगाने में अपनी रिकमेंडेशंस दें और ये काम करें। तो हुकूमत का काम है कि अब इन चीज़ों को छोड़े कि जनाब वो मीडिया ट्रायल दिखाएं तो फलाना करें, कानून साजी करें और नैब में अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन का जो तरीकाकार है उसको चेंज करें। बड़ा चैलेंज है, अब तरमीम करनी है या किस तरह से नया चेयरमैन अपॉइंट करना। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद बताएंगे कि हुकूमत वज़रा और नैब, हम सुनते तो थे कि अपोजिशन और नैब आमने सामने है, अब हुकूमत वज़रा और नैब भी आमने सामने है, उसकी क्या वजह है, ये क्या स्टोरी है, ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। नाज़रीन, इससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। सिद्दीक जान, आप कुछ पिछले टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। एक तो जैसे राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे थे कि ये शरीफ खानदान जो डॉक्यूमेंट्स, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाने में बड़ी महारत रखता है। इस हवाले से मुझे याद है जिस दिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स दिए, तो उस दिन अजमत शेख साहब ने कहा था कि आज मेरा दिल टूट गया है कि आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है उसके साथ आप ये कर रहे हैं। और एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा था कि हम आपसे जो बात पूछते हैं आप डॉक्यूमेंट्स बना के ले आते हैं, ये तो हमने आपसे टाइटैनिक का पूछा तो आप उसकी भी मलकियत के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बना के ले आएंगे। दूसरी बात यह है कि कल मरियम साहबा ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दिया। आप ये देखें कि इससे पहले तमाम समातों पे जजेस ये कह रहे थे, आमिर फारूक साहब ने उनको कहा, बार बार कहा कि मरियम साहबा ना आया करें। उसकी रीज़न ये है वो आती हैं, कमरा अदालत खचाखच भर जाता है, कोविड मौजूद है, लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में ना डालें। तो पहले जब उनकी ज़रूरत नहीं थी तो वो आती नहीं। अब जब मेरिट्स के ऊपर केस शुरू होने जा रहे हैं तो इस्तिस्ना की दरखास्त डाल दिया है, क्योंकि अब ज़ाहिर है परेशानी शुरू हो गई है कि अब तो केस मेरिट्स पे चल रहा है।
और तीसरी बात मैं एक करना चाहता था कि नैब ने इस केस में दो जो है वो वकला को इंगेज किया है, जो नौजवान दो वकला को, एक मौज़म हबीब एडवोकेट को और एक जो है उस्मान राशिद चीमा को, उनको भी इंगेज किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पहले खदशात सामने आते रहते हैं कि नैब की टीम जो है वो तैयारी के साथ उसको पेश होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम केस है। तो इसमें दो जो है वो इन वकला को भी इंगेज किया गया है। ठीक है नाज़रीन, अगले टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। शौकत तरीन का एक बयान सामने है, इल्जाम लगाया नैब पर। वो ये कह रहे हैं कि खौफ के बायस ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, नैब कवानीन को बदलना होगा। इससे पहले ताबिश गौहर साहब ने भी इल्जाम लगाया था कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। अदील, मुझे बताएं कि एक तरफ तो अपोजिशन तो इल्जाम लगाती थी कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन और केसेस को जान के तैयारी से नहीं आते, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, ये अब तो हुकूमती वज़रा खुद इस बात की तईद कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, हुकूमत के वज़रा इसलिए तंग हैं कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जब ये का इरादा रखते हैं, कोई बड़ा इनिशिएटिव लेने का इरादा रखते हैं, कोई बड़ी डील करने का इरादा रखते हैं, चाहे वो IPPs का मामला हो, अभी रिसेंटली IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हैं उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहती है जी कि कल को हमें क्या जरूरत है हम जेलों में जाएं। अच्छा, इसमें अब एक हुकूमत के अंदर ये जो रिजेंटमेंट है नैब के हवाले से, ये किसी हद तक जायज़ भी है, लेकिन बहुत से लोग इसको डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब IPPs की अगर मैं मिसाल दूं, IPPs में ये इतना ये पाकिस्तान की तारीख का, ये अपनी नोयत का बड़ा मुख्तलिफ एक ये एग्रीमेंट्स थे ये, जिसमें ऑलरेडी इनके साथ जो मुआहदे हुए थे वो खुद इस पर नजरसानी के लिए तैयार हो गए। आमतौर पर यह होता है कि ये चले जाते हैं गैर मुल्की अदालतों में, लेकिन उसकी जब इंप्लीमेंटेशन का टाइम आया तो फिर ये जी ब्यूरोक्रेसी ने कहा जी ये पहले नैब से जाकर इसकी तौसीक कराएं। अब ये पहली मर्तबा सुना कि एक काम करने से पहले, नैब का काम तो है बदउनवानी को पकड़ना, एक काम करने से पहले नैब के पास भिजवाया जाए और कहा जाए जी इसकी तौसीक करें। नैब ने भी कहा हम कैसे तौसीक कर सकते हैं, एक चीज हुई नहीं है। तो ये वाकई बड़े मसाइल जरूर, परेशानी जरूर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नैब ने बिल्कुल ही मुल्क का जो है सारा जो निजाम है मुतासिर किया हुआ है। नैब ने अच्छे काम भी किए हैं। मैं मिसाल देता हूं, इस बार सबसे ज्यादा रिकवरीज हुई। देखिए मिसाल देता हूं, 2017 से पहले की जो नैब है ना, और 2017 के बाद की अब तक की जो नैब है, देखिए अगर नैब कुछ नहीं कर रहा तो ये रिकवरीज कहां से हो रही हैं? कोई दरख्तों से पैसे तो नहीं तोड़ तोड़ के लाके कौमी खजाने में जमा करा रहे, आखिर रिकवरीज हो रही हैं। रिकवरीज कहां से हो रही हैं? ये करप्शन तो कब से चली आ रही है ना। लेकिन अब ये 1999 से लेकर 2016 तक नैब कहता है जी 286 अरब रुपए रिकवर हुए थे, और 2017 से 2020 तक जो है वो 502 अरब रुपए से ज्यादा, बल्कि 533 अरब रुपए 2021 तक अगर करें तो इन्होंने रिकवर किए हैं। 2018 में अगर 22 अरब रुपए रिकवर होते हैं, 2019 में 141 रिकवर होते हैं, 2020 में 323 अरब रुपए रिकवर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं है बिल्कुल, आखिर ये कहीं से आ रहे हैं ना। तो ये वही लोग थे ना, ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग जो अब प्ली बार्गेन कर लेते हैं या जो रिकवरी में ताउन करते हैं, तो ये बेसिकली यही ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, यही सिस्टम चलाने वाले लोग थे। तो ये भी मसले का हल नहीं है कि आप बिल्कुल कह दें। एक ऑर्डिनेंस आया भी था, एक ऑर्डिनेंस आया वो लैप्स कर गया, जिसमें कहा गया कि जी गुड इंटेंशन और बैड इंटेंशन, फिर यह आया कि इसको डिफाइन कौन करेगा। तो मसाइल जरूर हैं, नैब के कानून में तरमीम होनी है, वक्त की जरूरत है, लेकिन इस तरमीम में चूंकि अपोजिशन और हुकूमत साथ बैठने को भी तैयार नहीं है, तो मुस्तकबिल करीब में ये वाली तरमीम होती तो कोई नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल तरमीम क्या होगी नहीं होगी उससे बात करेंगे। आमिर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से ऑपोजिशन तो इल्जाम लगाती ही है, लेकिन क्या अब आके हुकूमती वज़रा को भी डर है? क्या कोई क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होने वाली है? जब उनको डर है कि शायद केसेस हमारे पर भी आए, तो इसलिए पहले से हुकूमती वज़रा इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, ये तो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना लेम एक्सक्यूजेस हैं कि जी वो काम नहीं कर रहे। वो ब्यूरोक्रेट्स का जो सबसे बड़ा, जिसको कहते थे गॉडफादर फवाद हसन फवाद, वो आहद चीमा दूसरा ब्यूरोक्रेट, वो उनको क्या नैब ने किया है? वो बाहर घूम रहे हैं, उनकी अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि जो ये रिकवरीज की बात है, किस ब्यूरोक्रेट से या किस सियासतदान से 1 रुपए की रिकवरीज भी की हैं।
ये दुआएं दें वो मलिक रियाज के ख़ानदान को कि जिन्होंने 300 अरब शायद एक दे दिए हैं, कुछ सिंध वो उसकी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीनें थी वो वापस हुई। जब वापस हुई तो इन्होंने कह दिया कि जी हुकूमत को ये ज़मीनें वापस होने की मद में इतना फ़ायदा आ गया, या कोई 2-4 डबल शाह पकड़े होंगे जिनसे रिकवरीज होती है। मुझे एक सियासतदान का नाम बताए नैब कि उससे 1 रुपए की रिकवरी हुई है। एक ब्यूरोक्रेट का नाम बताए सीनियर, ये जो बड़े बड़े थे। अब बात ये हो रही है, मैं खुद एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ बैठा था। ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि मेजॉरिटी ऑफ देम जो कि मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दौर के ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि जो एक सिग्नेचर से, जैसे कि आपने बहुत सी केसेस में देखा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के केसेस बनते थे, अरबों रुपए के फ़ायदे मिनिस्टर्स को होते थे, फिर आगे ठेकेदारों को होते थे, फिर लैंड ग्रैबर्स को होते थे। आज क्या वजह है कि उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स का जो सरकार थी, जो पुराने एक फाइनेंस मिनिस्टर्स थे हफीज शेख साहब, उन पे भी रेफरेंस आ रहा है। यही जो हमारे मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके खिलाफ भी नैब ने कार्रवाई की थी, रेंटल पार्क केसेस थे, दूसरे थे। तो बात यह है कि अगर मैं क्लियर हूं ना तो मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा। अगर मैं एक ब्यूरोक्रेट हूं और सीजन्ड और सीरियस ब्यूरोक्रेट हूं तो मुझे अपने काम का पता है कि जनाब इसमें गड़बड़ है, या इसमें कोई कमीशन है, या इसमें किकबैक है। अदरवाइज अब ये वो करते हैं कि जी फाइल को 50 लोगों से दस्तखत कराते कराते अपने पास लेके आते हैं। तो दिस इज समथिंग कि जो हुकूमत को वो जो सिविल सर्वेंट्स की रिफॉर्म्स लानी थी वो कहाँ गई? वो जो एक बिठाए हुए थे इन्होंने, वो पुराने से बाबे, क्या नाम था जी उनका, वो इशरत साहब, वो उसने क्या किया? अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो बात यह है ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, एंड दिस इज नो एक्सक्यूज। बहुत से ऑफिसर्स हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं, और अगर कोई शख्स काम नहीं करता तो फिर उसके जो सिविल सर्वेंट्स की एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल्स है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सिद्दीक, आपको क्या लग रहा है, आपकी इस पे क्या राय है? क्या आया जो नैब के ऊपर दिन ब दिन इल्जाम लग रहे हैं ऑपोजिशन की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से, आपको क्या लगे कि दुरुस्त है? और नैब के कानून में क्या वाकई तरमीम की अब अशद जरूरत पड़ चुकी है, टाइम आ चुका है कि अब और मजीद सब्र नहीं हो सकता? देखिए, मसला ये है कि नैब पे एतराज़ात क्यों होते हैं, या लोग भी अब नैब के ऊपर जो बहुत सारे बयान आते हैं लोग उसको सपोर्ट क्यों करते हैं आम पाकिस्तानी? उसकी रीज़न ये है कि जैसे राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि लोगों को तो यही नज़र आता है ना कि जो इमरान खान साहब की जदोजहद थी 22 साल की, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि 22-24 साल की उनकी जदोजहद है। वो कहते थे कि इन दो ख़ानदानों ने जिन्होंने पिछले 30 साल हुक्मरानी की, जिन्होंने करप्शन और लूट मार की, तो ये सवाल तो बड़ा जायज़ है कि आप बताएं कि शरीफ ख़ानदान से आपने कितने पैसे रिकवर किए हैं, आपने आसिफ अली जरदारी की फैमिली से आपने कितने पैसे रिकवर किए हैं। और दूसरी जहाँ तक बात है, एक और जो नैब के ऊपर एतराज़ होता है जो कि बहुत जायज़ एतराज़ है कि भाई आपने पहले इतने केसेस खोले हुए हैं और वो मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। उसमें कुछ चीज़ें नैब की भी मौक़िफ़ दुरुस्त है कि जो नैब कोर्ट्स हैं वहाँ जो मामलात पेंडिंग है उसका जिम्मेदार नैब के इदारे को नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन पहले आपने इतने केस खोले हुए हैं, हर चौथे दिन हम सुनते हैं जी फ़लाँ केस भी उठा लिया, फ़लाँ केस भी खोल दिया, फ़लाँ भी नोटिस ले लिया। भाई आप पहले जो आपने केस खोले हुए हैं आप उनको तो मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। और इसमें हुकूमती वज़रा बयान तो दे रहे हैं, हुकूमती वज़रा ये क्यों नहीं बताते कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को 1 साल गुजर गया है 120 एहतसाब अदालतें बनाने का। 30 आपने 6 माह से आप कह रहे हैं कि 30 एहतसाब अदालतें शुरू होने जा रही हैं, अब तक वो 30 एहतसाब अदालतें क्यों नहीं काम कर सकी? 1 साल से ये काम तो इमरान खान साहब को करना चाहिए था, जिनके एहतसाब का सारा उनका बयानिया जो है वो एहतसाब था। ये तो उनको आगे काम करना चाहिए था कि हम 100 एहतसाब अदालतें बना रहे हैं ताकि केस जल्दी जल्दी चलें। अब मसला यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 120 का हुक्म था, इन्होंने कहा जी पैसे नहीं है 30 बनाएंगे, स्टार्ट 30 भी अभी तक शुरू नहीं हो सकी। तो इसलिए हुकूमती वज़रा और हुकूमत अपने भी जरा गिरेबान में झांके, सिर्फ नैब के ऊपर इल्जाम से कुछ नहीं होगा। और अगर आपको नैब के ऊपर एतराज है कि नैब ये चीजें ना देखे तो आप कानून बना दें, आप कानून में तब्दीली कर दें। वैसे एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, देखें जो ये वाइट कॉलर क्राइम है ना, ये वाइट कॉलर क्राइम में इतना आसान नहीं होता। सदीक जान साहब और राजा साहब भी शायद इससे इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वाइट कॉलर क्राइम जो है इसमें ये देखें ना, अब ये 25 अरब रुपए वाला केस है, मुलाजमों के अकाउंट में पैसे हैं, FIA तफ्तीश कर रहा है जी, पूछे उनसे हमारा क्या लेना देना। तो ये इतना आसान काम नहीं है पैसा निकलवाना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये अरबों रुपया वापस आ ही रहा है, ये किसी ना किसी तरीके से आ रहा है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अवाम की एक्सपेक्टेशंस ये हैं, बात कर लेंगे, अवाम की एक्सपेक्टेशन ये है कि बड़े लोगों से पैसा कब वापस आएगा, ये अवाम का सवाल है। बड़ा साहब आप जो बात कह रहे हैं ना कि जी FIA उनसे पूछ रही है कि आपके मुलाजमों के अकाउंट में आया है,
और वो बता नहीं रहे, तो एफआई को किसने रोका है कि उनको गिरफ्तार ना करें? करें ना गिरफ्तार। 14 दिन से ज्यादा गिरफ्तार रख ही नहीं सकते भाई, क्या करें, करेंगे? 14 दिन जमानतें के लिए हो तो करें ना, 14 दिन के लिए तो करें, गिरफ्तार करें, जमानत हो जाएगी। जो तो जो अदालत का कानून मामला कह है। रहे हैं उसको तो फॉलो कीजिए। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक्सक्लूसिव स्टोरी इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक बयान सामने आया। वो ये कह रहे हैं कि काबीना के इजलास में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उसके मुतालिक अपोजिशन से बातचीत जो है वो जारी है, उस पर कुछ आगे डेवलपमेंट भी होने वाली है। लेकिन ऐसे इसी एंड मौके पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक अहम खबर सामने आई है। वो क्या है, अदील बताएं। देखें जी, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने काबीना इजलास के बाद ये बताया ना कि बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफाक राय हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। इत्तफाक राय बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि हमने एक खबर ब्रेक की थी आपके इस प्रोग्राम में, बताया था कि कुछ चीज़ों पर जो है हुकूमत को इस पर एम्बेरसमेंट हुई थी, क्योंकि जब हुकूमत की अपनी लीगल टीम ने यह कह दिया था कि हम इसको फिर डिफेंड नहीं कर पाएंगे। ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था जब ये मामला इस पे शोर उठा, जब इलेक्शन कमीशन ने खत भी लिख दिया था ना कि हम इसको जो इनकी लीगल टीम है उन्होंने कहा कि हम इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे अगर ये अदालतों में चैलेंज हो गया। उसकी रीजन ये है कि इसमें वाकई बहुत सारी चीजें गैर आईनी है, यानी आइन से मुतसादिम है, यानी आइन से मुतसादिम मुनासिब लफ्ज है। तो उनके हवाले से फिर हुकूमत ने जब खुद इसमें नरमी दिखाई और अपोजिशन के साथ अब बैठ गए हैं, अगरचे अपोजिशन में दावत दी थी मुज़ाकरात जी, वजीर आजम साहब ने कहा था कि इनको एंगेज करें, अगरचे ईवीएम बीवीएम पर अभी तक उस तरह से मुकम्मल इत्तफाक राय नहीं है, लेकिन जो दीगर शिकायत जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर तहफुजात का इजहार किया था उस पर हुकूमत मान गई है। चूंकि हुकूमत ने नरमी दिखाई है तो अपोजिशन भी अब साथ बैठने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ऐसे में बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग पर भी बहुत अहम डेवलपमेंट्स जो हैं उनकी जानिब से सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन गौर ये कर रहा है कि इंटरनेट वोटिंग, बल्दियाती इंतखाबात जो अब शुरू होने जा रहा है सिलसिला, अब पहले कंटोनमेंट के होंगे, फिर पंजाब, केपी के, बलोचिस्तान, सिंध जहां होने हैं, तो वहां पर ये पायलट प्रोजेक्ट की सूरत में इंटरनेट वोटिंग को लेके आया जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि ये जो फौरी तौर पर 1.5 लाख पोलिंग स्टेशन पर जाकर आप अचानक ये मुसल्लत कर दें, खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर ही ना हो जाए, तो ये बेहतरीन मौका है। क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन अब इतनी बड़ी तादाद में तो कोई होने से रहे, 1, 2, 4 हल्कों में होंगे, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है, अगर खुदा ना खास्ता कोई सुकम इसमें कोई चीज होगी भी तो वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का जो इंपैक्ट है, जाहिर है वो जनरल इलेक्शन जितना तो नहीं हो सकता, तो उनको दूर किया जा सकेगा। इसी तरह ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसी महीने तैयार होने का इम्कान है। इसी महीने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर तैयार हो जाती है तो उसके बाद ये जो हो सकता है कि कैंटोनमेंट के इलेक्शन में जो बल्दियाती इलेक्शन है उसमें इसका जो इस्तेमाल है, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा अच्छा नहीं, इंटरनेट वोटिंग भी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी, अच्छा दोनों और इसमें ओवर यानी अच्छा इसमें अब होगा इंपैक्ट क्या है, समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं वो इतने बड़े हलके में जो वो जिसमें लाखों वोटर्स होते हैं उसका तो अपना एक इंपैक्ट है। उन्होंने बैठ के एमपीए को इलेक्ट करना था, अब वो अपने हलके के किसी काउंसलर को, किसी चेयरमैन यूनियन काउंसिल को भी इलेक्ट कर सकेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट के हवाले से समंदर पर पाकिस्तानियों को एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलने जा रही है। अरे सिद्दीक, लास्ट मिनट से चाहूंगी आप इस पे बात कर लें, ये इसका इम्पैक्ट कितना होगा, और सेकेंडली फाइनली फवाद चौधरी की बात जो उन्होंने की है अगर उसको हम सामने रखें तो फाइनली अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान फाइनली किसी बात पर कोई डेडलॉक तो हुआ है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले इलेक्शन कमीशन के मामले पर बात करूंगा। अदील वड़ाई साहब और मेरे दरमियान एक मसला यह है कि इलेक्शन कमीशन से जो भी बयान आता है तो अदील वड़ाई साहब उसको नेक नियति से देखते हैं और मेरा मसला है कि मैं उसको बदनीयती से देखता हूँ। क्योंकि क्योंकि मेरे सामने इलेक्शन कमीशन का जो माजी करीब है वो भी सामने होता है। जिस तरह की प्रेस रिलीज जारी की गई NA-75 डस्का के मामले में, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का किरदार था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन में,
उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर भी जिस तरह से फैसले जारी ट्वीट की थी। फिर जिस तरह से कुछ वीलो ट्वीट किए गए, तो मैं इन चीज़ों को कोई ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। अदील वड़ाई साहब जो कह रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन लोकल ये जो बॉडीज के इलेक्शंस हैं, इनमें अगर इलेक्शन कमीशन ये करवाने जा रहे हैं, तो उसका मकसद भी ये होगा कि उसमें इतनी बेज़ाब्तियाँ सामने लाओ, इतनी हाइप क्रिएट कर दो कि ये होगा भाई अगर आम इंतखाबात में आप करवाएंगे तो। नेक नियति के साथ मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन ये चाहेगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इमरान खान के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं, और जाहिर है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान उन्हीं दो अदवार में आए हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ये चाहेगा कि इमरान खान जो चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक दिया जाए, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं इनके जरिए इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहेगा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट जो है वो रोल अदा करना चाहिए। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।